हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास का अगला चैप्टर ध्वनि, स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो देखिए, ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ किन्हीं दो अथवा दो या दो से अधिक पदार्थों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द। इसके साथ साथ विभिन्न पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न शब्दों को भी ध्वनि कहते हैं। आप इसका ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ में लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द। इसके साथ साथ विभिन्न पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न शब्दों को भी ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की परिभाषा लिखिए। तो एक विद्वान के अनुसार ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि और वर्ण एक ही चीज है। तो वर्ड का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ड या ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व में सबसे पहले होगा स्पष्टता, दूसरे पर होगा सार्थकता, तीसरा है शुद्धता और चौथा होगा तरंगता। तो अस्पष्टता क्या होता है कि अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है। ध्वनि श्रवण मतलब सुनने में अस्पष्टता का होना सुनने में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उसका उचित अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो अस्पष्टता जो है वो ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके वो जो उच्चारण निकालेगा, आप जो सुनेंगे वही अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, तो उसे ही कहते हैं अस्पष्टता। इसलिए बोलचाल में व्यक्ति की स्पष्टता और शुद्ध उच्चारण होने चाहिए। नेक्स्ट है सार्थकता। तो ये क्या है कि ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो, अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए। तो ध्वनि उच्चारण में यदि आप किसी से अपने विचार को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके विचार आपके उच्चारण में सार्थकता हो, न ही अनावश्यक ध्वनि विस्तार हो, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। आप अगर एक वर्ड किसी के सामने बोलते हैं तो आपको बार बार उसी वर्ड को दोहराना नहीं है। तो वाणी में सार्थकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुद्धता। तो यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। तो ध्वनि में सबसे इसका मूल तत्व जो होगा, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में है तरंगता। तरंगता क्या है कि ध्वनि में आरोह अवरोह मतलब उतार और चढ़ाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की आवश्यकता होती है। तो ये थे ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व। तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व 4 होते हैं। हमको यदि हम कोई भी ध्वनि अपने विचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमको ये 4 मूल आवश्यक तत्व ध्यान देने हैं कि सबसे पहले हमको ध्वनि में स्पष्टता होनी चाहिए, दूसरा सार्थकता होनी चाहिए, तीसरा है शुद्धता और चौथा होगा तरंगता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारणों उपयोगी अवयव श्वास नली का वर्णन कीजिए। तो श्वास नली जो है यह वाग्वय फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर? फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है। नासिका से जो वायु फेफड़ों तक पहुँचती है तथा श्वास नली के मार्ग से ही पहुँचती है, इसी मार्ग से बाहर निकलती है। श्वास नली के द्वारा ही हम प्रतिक्षण श्वास लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया में श्वास नली का अत्यधिक महत्व है। तो ये थे उच्चारणों उपयोगी अवयव श्वास नली का वर्णन, कि यह जो है फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है और नासिका से जो वायु फेफड़ों तक पहुँचती है वह श्वास नली के मार्ग से ही पहुंचती है, इसी मार्ग से बाहर निकलती है। मतलब जिस मार्ग से श्वास नली के मार्ग से पहुंचती है और उसी मार्ग से बाहर निकलती है, तो श्वास नली के द्वारा ही हम प्रतिक्षण श्वास लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया में श्वास नली का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट है कि किसी भी प्रकरण को सुनने से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी प्रकरण को सुनने से संबंधित हमें निम्न ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले होगा कि सुनकर समान ध्वनि में विभेदीकरण कर सकना। नेक्स्ट होगा कि सुनकर शब्द के प्रसंगानुसार अर्थ को ग्रहण कर सकना। तीसरा है वाक्यों को सुनकर उसके अर्थ को समझना। चौथा है सुनी हुई लोकप्रियता कहानी को समझकर उसे अपनी भाषा में कह सकना। नेक्स्ट होगा कविताओं और चुटकुले आदि को सुनकर उनका आनंद ले सकें। चौथा होगा बलाघात, अनुतान, आरोह अवरोह आदि व्यक्त किए गए भावों को समझ सकना। नेक्स्ट है सुनी हुई कहानी कविता के भाव को ग्रहण करना। और लास्ट में होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में होने वाले संवादों को अर्थ ग्रहण करते हुए भावों एवं विचारों को सुनकर समझना। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है। तो पतंजलि ने स्वर की परिभाषा देते हुए लिखा कि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर हैं। इस परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं तथा व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। वस्तुतः स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और श्वास वायु मुक्त रूप से बिना किसी बाधा के निकल जाती है। तो स्वर की परिभाषा हो जाएगी पतंजलि के शब्दों में कि इन्होंने कहा कि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जो वर्ण स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर होते हैं जो पूरे तरीके से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ण जो है छिपा नहीं होता है, तो उसे स्वर कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं तथा व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट होगा हिंदी में कितने स्वर हैं समझाइए। तो हिंदी में निम्नलिखित स्वर हैं। स्वर 11 होते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। तो हिंदी में निम्नलिखित स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। तो ये हैं स्वर। और व्यंजन 33 होते हैं। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। और हम कोई भी चीज़ आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके पेपर में आएंगे वही आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कीजिए, या स्वर भेद के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए स्वर भेद के
किन किन आधार पर इनके भेद दिखाए गए हैं। एक उदाहरण, तो उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद दो होते हैं। पहला होगा हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में आएगा उच्चारण में एक मात्रा का समय, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हर्ष स्वर है। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए और संयुक्त स्वर जो है विजातीय वर्ण ए, ऐ, ओ, औ और आ दीर्घ स्वर हैं। तो समय व मात्रा के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखते हैं लुप्त स्वर क्या होते हैं। दो मात्राओं से अधिक समय लगे, जो हर्ष स्वर क्या होता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और जिनमें दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर, और जिनमें दो मात्राओं से अधिक समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओडम, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो याद रखिएगा कि लुप्त स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है। अब देखते हैं हर्ष स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले है कि स्वर तथा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त या प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर क्या होते हैं, अभी हमने बताया, जिनमें एक मात्रा की समय लगे तो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और जिनमें दो मात्रा के समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर, और जिनमें दो मात्रा से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो ऐसे परिभाषा में इसको देख लीजिए कि वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, आ, ई, उ, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर क्या है कि ये संख्या में 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर मूल स्वर के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें स्वर संधि भी कहते हैं। अब देखते हैं आ प्लस आ मिलकर दीर्घ स्वर बनता है, बड़ा आ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, आ प्लस ई मिलकर ए बनता है, आ और ऊ मिलके ओ, ई मिलके बड़ी ई, और आ प्लस ए मिलके ऐ बनते हैं, और आ प्लस ओ मिलकर बनता है औ। नेक्स्ट है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर जो है, जिन स्वरों के बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर की पहचान के लिए पुलुत स्वर की पहचान के लिए स्वर के पीछे 3 संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो पुलुत का चिन्ह देख लीजिए, जैसे ओम, यहाँ ओ पुलुत स्वर है। नेक्स्ट में देखते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो इसकी परिभाषा होगी कि व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो व्यंजन का पहला वर्ण जो है वो है का। तो का में जब हम का बोलते हैं तो इसमें का हलंत होगा, प्लस आ जो है इसमें छिपा हुआ है। तो इस तरह इसकी परिभाषा हो गई कि व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और प्रत्येक व्यंजन उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन के उच्चारण संभव नहीं है। जैसे का प्लस आ, का में हलंत मतलब ये आधा का बचा और इसमें छिपा हुआ है आ। तो इस तरह ये हो गया का। और ऐसे खा में खा प्लस आ खा। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसकी निम्नलिखित श्रेणी है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा आदि का पूरा स्पष्ट करना पड़ता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अर्थात का से मा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन का अर्थ होता है मध्य में। अंतस व्यंजन 4। अंतस व्यंजन का अर्थ है कि मध्य में। अंतस व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। मतलब कहीं भी, चाहे वो जीभ, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटाने से भले ही इसका वर्ण निकलता है, लेकिन पूर्ण रूप से अर्थ नहीं होता है, स्पर्श नहीं करता है, तो इन्हें अस्तस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। तो ये याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और का से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस व्यंजन में हमको क्या ध्यान देना है कि अंतस व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और नेक्स्ट में ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिनकी संख्या है 4 और शा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन की परिभाषा लिखिए। तो व्यंजन की परिभाषा, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ, दांत, वर्त्स आदि से टकराकर बाहर आती है, उनको व्यंजन कहते हैं। वस्तुतः व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकती, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं। नेक्स्ट में ये था व्यंजन का आशय। अब देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। तो ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली स्वर तंत्री या मुख मार्ग से कहीं पूर्णतया रोकी जाती है, या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख विवर को स्वर सीमा से हटाते हुए जिह्वा के एक या दोनों ओर से निकलती है, या स्वर तंत्री से ऊपर वाले किसी वाक अवयव में कंपन पैदा करती है। तो ये थी ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार व्यंजन की परिभाषा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।